6500 से भी ज्यादा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोग इस साल होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में अपना जान गंवा देते हैं, जो कतर में होने वाला है। लेकिन कैसे? They are all set to host the 2022 FIFA World Cup. But even before the first whistle is blown, it's already a World Cup of controversy. Violation of human rights and actually killing of people. फुटबॉल, जिसे अमेरिकन सॉकर भी कहते हैं, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला जाता है, लोगों द्वारा देखा जाता है, पसंद किया जाता है और इसके प्लेयर्स वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, जैसे रोनाल्डो, मेसी। आपने ये नाम सुना भी होगा इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पास क्रिकेट सबसे ज़्यादा फेमस है। यानी कि अगर पूरी दुनिया एक कंट्री होती तो उसका नेशनल स्पोर्ट फुटबॉल होता। ये इतना ज़्यादा लोगों के बीच में लोकप्रिय है, लोग किसी भी रिलीजन से ज़्यादा फुटबॉल को फॉलो करते हैं। उसी फुटबॉल के स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन के समय 6500 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और ये लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहें पूरे साउथ एशिया और कुछ अदर एशियन कंट्रीज और कुछ अफ्रीकन कंट्री से थे। लेकिन इसमें से ज़्यादातर लोग साउथ एशियन कंट्री से थे और लोग इसके खिलाफ शांत रहते हैं। एक्चुअली जिन कंट्री के लोगों ने अपनी जान गंवाई वहीं के लोग शांत रहते हैं। बाकी पूरी फुटबॉल कम्युनिटी और वेस्टर्न कंट्रीज इसके खिलाफ कब से प्रोटेस्ट कर रही हैं, यहाँ तक कि उन्होंने इसके खिलाफ डिस्ट्रैक्ट निकाले हैं। और कुछ फुटबॉल फैंस ने तो अपना अल्टरनेटिव फुटबॉल भी होस्ट करना शुरू कर दिया है। Back in Germany, these football crazy students can't be bothered about Qatar 2022. They will organize their own World Cup with 16 amateur teams from around the world. ये जानने से पहले कि आखिरकार ये लोगों ने अपनी जान गंवाई कैसे, हमें ये समझना होगा कि आखिरकार कतर के अंदर ये फुटबॉल कप हो क्यों रहा है, तब आप बिग पिक्चर देख पाएंगे। कतर के अंदर ये कैसे हुआ, ये बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब मैं ये शब्द कहूँ दुबई, कतर, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, आपके दिमाग में क्या आता है, क्या इमेजेस आती हैं? 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, सोचिए। मैं यकीन से कह सकता हूँ आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुपर कार्स, लग्जरी लाइफ्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, रिच लाइफ, यही सब सोचा होगा, क्योंकि ये कंट्री चाहती ही है कि आप यही इनके बारे में सोचिए, आपका इमेज यही हो, क्योंकि ये बड़े बड़े बिल्डिंग, सुपर कार्स ये दिखाती हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव एडवांस कंट्रीज़ हैं और आपको ये सोचने नहीं देना चाहती कि इन कंट्रीज़ के अंदर मोनार्की है और अगर आपने इन मोनार्की के खिलाफ कुछ भी बोला आपको जेल भेज दिया जा सकता है और आपको मारा भी जा सकता है, भले ही आप दूसरे कंट्री में भी क्यों ना रहते हों। एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने किया। उसी तरह यहाँ पास LGBTQ कम्युनिटी के भी राइट्स नहीं है, वुमेन्स के राइट्स भी ना के बराबर हैं, अदर रिलीजन्स के भी राइट ज़्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन अब ये कंट्रीज इन सारे के सारे रूल्स के अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन लाने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, मोनार्की खत्म नहीं हो रही है, बाकी सारे रूल्स के अंदर थोड़ा बहुत लीनियंट होने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों? इसका सिंपल आंसर है कि ऑयल खत्म हो रहा है, जिसके बेस पे सारी की सारी कंट्रीज आज के डेट पे एग्जिस्ट कर रही हैं और ये लाइफ एंजॉय कर पा रही हैं। और दूसरा, बाकी सारी कंट्रीज बहुत तेजी से ऑयल के अल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। इसीलिए इन सारी कंट्रीज को जल्द से जल्द अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना होगा। इन्होंने काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर अपना हाथ आजमाया, लेकिन इन सारी कंट्रीज का फेवरेट सेक्टर है टूरिज्म। लेकिन ये सारे पॉइंट्स आने के बाद किसी के दिमाग में इस तरह के कंट्री के अंदर विजिट नहीं करना चाहेंगे, तो इन्होंने इस इमेज को ठीक करने के लिए सहारा लिया स्पोर्ट्स वॉशिंग का। इन सिंपल टर्म्स, गवर्नमेंट एंड पावरफुल इंडिविजुअल्स इसे इस्तेमाल करते हैं अपने करप्ट, रॉन्ग डूइंग और ह्यूमन राइट अब्यूजेस को छुपाने के लिए। ये हिस्टोरिकली रोमन कोलोसियम में भी होता आ रहा था, इसे हिटलर ने भी इस्तेमाल किया, इसे चाइनीज गवर्नमेंट भी इस्तेमाल कर रही है और अब कतर कर रही है। यानी इन शॉर्ट, अथॉरिटेरियन रिजीम्स हमेशा इसका इस्तेमाल करती हैं अपने रॉन्ग डूइंग्स को छुपाने के लिए, और इस बार ये कतर कर रही है और बाकी गल्फ कंट्रीज अलग अलग स्पोर्ट्स वेंचर में पार्टिसिपेट करके। और स्पोर्ट्स वॉशिंग के अंदर भी उन्होंने दुनिया का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देखे जाने वाला गेम फुटबॉल को चुना, और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है, लोकप्रिय है, पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है, नहीं, इसलिए क्योंकि रिच कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज इसे फॉलो करती हैं और पागलों की तरफ फॉलो करती हैं। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज के लीग्स के अंदर टीम्स खरीदना शुरू किया, जैसे कतर ने PSG को, सऊदी अरेबिया ने न्यूकासल को, सबसे बड़ा हाथ मारा अबू धाबी ने मैनचेस्टर सिटी को खरीद कर। और सिर्फ सिटी को नहीं खरीदा, उन्होंने अपने सिटी ग्रुप के अंदर वर्ल्ड वाइड बहुत सारे फुटबॉल टीम्स खरीदे, जिसमें से मुंबई सिटी भी आती है। लेकिन कतर ने 2 कदम आगे की सोची। इन लीग्स की टीम खरीदने से अच्छा और इनके प्लेयर्स को अपने कंट्री के अंदर विजिट करवाने से अच्छा पूरी दुनिया को अपने कंट्री के अंदर इन्वाइट करते हैं फुटबॉल कप होस्ट करके। सो इन 2010 कतर जीत जाता है 2022 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने का राइट। लेकिन ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था।
सबसे पहले कतर एक फेवरेट कंट्री नहीं था 2022 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए। दूसरा, कतर के पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इतने बड़े टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कतर का क्लाइमेटिक कंडीशन। यूजुअली जब फीफा वर्ल्ड कप होता है वो होता है जून जुलाई के समय, और उस समय कतर के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन इतना ज़्यादा खराब है कि वो इस तरह के टूर्नामेंट को होस्ट नहीं कर सकता था। इन 2015 ये करप्शन के एलिगेशन सच भी साबित होते हैं और 11 में से 22 लोग जिन्होंने कतर के फेवर में वोट किया था उन्हें करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ा जाता है और उनके ऊपर फाइन लगाया जाता है और उन्हें सस्पेंड किया जाता है और फीफा के प्रेसिडेंट को चेंज किया जाता है और जियानी इन्फेंटिनो फीफा के नए प्रेसिडेंट बनते हैं। फीफा के अंदर करप्शन कोई नई बात नहीं है, फीफा के अंदर करप्शन काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। जब 2018 में फीफा वर्ल्ड कप रशिया में हुआ उसमें भी करप्शन था। इन 2002 जब साउथ कोरिया में था तब पर भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद वर्ल्ड कप कतर ही होस्ट कर रहा है। Of course, the World Cup will take place in Qatar in 2022. तो इसके बाद भी फीफा वर्ल्ड कप कतर के अंदर ही होगा, लेकिन कतर के अंदर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आखिरकार कतर के अंदर इतने सारे स्टेडियम्स, इतने सारे होटल्स और एक पूरा नया का नया सिटी कैसे क्रिएट हुआ? उसके लिए चाहिए आपको बहुत सारा पैसा और दूसरा बहुत सारे लोग। लेकिन कतर के पास बहुत सारे पैसे तो है, आखिरकार ये दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है, लेकिन नहीं है तो ह्यूमन रिसोर्सेज और लोग। तो कतर ने पूरे वर्ल्ड से वर्कर्स मंगवाए और ये ज्यादातर वर्कर्स एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज से आए और कतर ने इतना ज्यादा इन वर्कर्स को हायर किया कि कतर की 90% वर्किंग पॉपुलेशन इन वर्कर्स से ही भर गई। कतर की पॉपुलेशन 2.6 मिलियन है, जिसमें से 3,30,000 कतारी सिटीजन है और बाकी 2.3 मिलियन लोग ये बाहर से आए हुए हैं। शुरुआत में सबको ये विन विन सिचुएशन लग रही थी। कतर को मौका मिल रहा था वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए और उसको मिल रहे थे खूबसूरत स्टेडियम्स एंड बिल्ड, और इन वर्कर्स को मिल रहा था एम्प्लॉयमेंट और पैसा। और लोगों के बीच ये भ्रम तब तक रहा जब तक ये रिपोर्ट्स नहीं आई कि किस तरह से कतर के ह्यूमन राइट अब्यूज की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन कतर ने ऐसा क्या किया था कि इतने सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं? आपको याद है जैसे स्टार्टिंग में हमने बताया था कि कतर के अंदर इतना ज्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है कि प्लेयर्स कतर के अंदर खेल भी नहीं सकते थे। इसीलिए जो यूजुअल फीफा वर्ल्ड कप का स्केड्यूल होता है जून जुलाई में, उसको चेंज करके सिर्फ कतर के लिए नवंबर में कर दिया गया, क्योंकि प्लेयर्स उस गर्मी के अंदर खेल ही नहीं सकते थे। वर्ल्ड कप के प्लेयर्स जिनके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है वो वर्ल्ड क्लास होटल के अंदर रुकने वाले थे, उनके पास वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी भी है और उनको पिच में 90 मिनट्स खेलना था। उनके लिए भी ये क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श थी। तो सोचिए इन वर्कर्स की हालत, जिन्हें 10 साल तक यहाँ पास मेहनत करना था। तो जब शुरुआत में कुछ लोग मरे तो कतर ने इसे नेचुरल डेथ कहा और लोगों को विश्वास भी हो गया था, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि लोग इतनी जल्दी इस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन को अडेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन कई सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया हाउस ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया, क्योंकि अचानक से ही बहुत सारे लोग मरने लगे और इसमें से अधिकतर लोग काफी कम उम्र के थे, 20, 23, 24 साल, जो काफी ज्यादा फिट है। ज़्यादा उम्र के लोगों का मरना एक तरह से समझ में भी आ सकता है, क्योंकि उनकी बढ़ती एज और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से उनके लिए ये चीज़ें और ज़्यादा हार्ड हो गई होंगी। लेकिन इतने कम उम्र के इतने सारे लोग कैसे मर रहे हैं? तो जैसे जैसे इन ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखा, फिर पता चला कि कतर मॉडर्न डे में इन वर्कर्स को एज अ स्लेव की तरह रख रहा था। आपको पहले से पता था कि कतर का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श है और इन लोगों को अडेप्ट करने में भी टाइम लगेगा। तो आपको पहले से ही इनका सेटलमेंट काफी अच्छा करना होगा। और हो सकता है आपको लग रहा होगा कि कतर इतना ज्यादा अमीर है तो इनको तो एसी के कमरे में रखा होगा। नहीं, एसी, पंखा, कूलर भूल जाइए। एक छोटे से कमरे के अंदर 10, 15, 20 लोग रह रहे थे और कईयों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी और पंखे तो थे ही नहीं, कईयों में अधिकतरों में नहीं थे और लिविंग कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। देख के लग रहा था कि एक तरफ कतर एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बना रहा था जिसके अंदर कमाल के स्टेडियम्स हैं और दूसरी तरफ इन वर्कर्स के लिए स्लम्स क्रिएट कर रहा था और इतने ज्यादा हार्श सिचुएशन क्रिएट कर रहा था कि ये अपने आप नेचुरल डेथ की तरफ चले जाए। We eat once and the rest of the time we stay hungry. This is how things are. Our rice is finished and we have no money for any more. We sleep hungry. But what can we do? अब आपको लग रहा होगा कि अगर सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है तो आखिरकार इन लोगों ने ये जॉब छोड़ क्यों नहीं दी, क्यों नहीं अपने घर वापस चले गए? इसका जवाब है कफाला सिस्टम। ये जितने भी वर्कर्स कतर के अंदर आए हैं ये सब के सब आए हैं एक स्पॉन्सर, एम्प्लॉयर या कहें एक कंपनी के थ्रू, और इसी स्पॉन्सर, एम्प्लॉयर या कंपनी के पास इनके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट से लेके बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स। और ये कंपनी स्पॉन्सर जो भी कहें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कतर गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के अंदर थी, जिसकी वजह से तो एक पावर ऑफ इम्बैलेंस क्रिएट हो गया इन वर्कर्स और इन एम्प्लॉयर्स के बीच में, जिसकी वजह से कई बार इन वर्कर्स को अपना सैलरी भी नहीं मिलती थी और वो चाह के भी घर जा नहीं सकते थे क्योंकि इनके पासवर्ड्स इन एम्प्लॉयर्स के पास थे। और वो अपना जॉब चेंज भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर कतर के अंदर पुलिस को पता चल गया कि आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और आप कतर के अंदर रह रहे हैं तो आपको जेल भेज दिया जा सकता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए
कि इसमें से ज़्यादातर जितने भी वर्कर्स यहाँ पास आए हैं ये कई सारे गरीब घर से आते हैं और इन्होंने यहाँ कतर आने के लिए लोन लिया है या अपना ज़मीन गिरवी रखा है, जिसके वजह से वो मजबूर हैं कि कतर के अंदर किसी भी सिचुएशन के अंदर वर्क करें। तो आपका ख़राब क्लाइमेटिक कंडीशन, आपका ख़राब लिविंग कंडीशन और आपका वर्किंग कंडीशन भी इतना ख़राब है और आप चाह के भी अपना जॉब चेंज नहीं कर सकते हैं और आपको डेली आपका सैलरी भी नहीं मिलता है और आप अपने घर जा भी नहीं सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें लीड करती हैं इन वर्कर्स के डेथ को। जब ये रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें बाहर आई तो कतर ने इसको डिनाई करने की कोशिश की और कतर की स्टेट रन मीडिया अल जजीरा शुरुआत में इन टॉपिक से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये चीज़ें इतनी बड़ी हो गई कि उसको भी कवर करना पड़ा और आज के डेट आपको इस सिचुएशन के बारे में अब अल जजीरा के ऊपर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं दिखेगी, क्योंकि अल जजीरा कतर गवर्नमेंट के थ्रू रन होता है और क्योंकि इन सब के बीच में कतर का इन्वॉल्वमेंट था तो कतर गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठे और बाद में कतर ने आश्वासन दिया इन लोगों को कि हम इन वर्किंग कंडीशंस को ठीक करेंगे, लेकिन बाद में भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एमनेस्टी और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने पाया कि ये कंडीशन अभी भी ठीक नहीं हुई है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप एमनेस्टी इंटरनेशनल के वेबसाइट पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को भले ही सब्सक्राइब ना करें लेकिन शेयर करें कि ज़्यादातर लोगों तक ये बात पहुंचे। अब बात करते हैं कि करंट कंडीशन क्या है, अब पूरी दुनिया के अंदर कतर वर्ल्ड कप को लेके क्या चल रहा है और कतर किस तरह से इन वर्कर्स के डेथ को छुपाने की कोशिश कर रही है।